कक्षा प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। प्यारे छात्रों, हम शिक्षा मनोविज्ञान की हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो निःशुल्क आपके लिए यहाँ पर कक्षा प्लस के इस प्लेटफॉर्म से ला रहे हैं। और पिछली कक्षाओं में हमने प्रयास किया कि हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो हमारे फंडामेंटल्स हैं उनको समझने का प्रयास करें। और आज की जो हमारी ये क्लास रहेगी इसमें फिर हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जैसे कि हम बात करेंगे कि शिक्षण, अनुदेशन और जो अधिगम प्रक्रिया है, जो शिक्षण, अधिगम और अनुदेशन है, इनके अंतर्गत इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनके अंदर क्या अंतर है। और जब हम इन अंतर को समझ लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे परीक्षाओं में इस तरह से पूछे जाते हैं जो इनके अंतर से संबंधित होते हैं। तो एक स्लाइड है और उसे हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। शिक्षण, जैसा कि शिक्षण से हमारा तात्पर्य आपको पता है कि टीचिंग से होता है, कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन, हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो, और हमारी जो अधिगम की जो क्रिया है यानी जो लर्निंग है, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए सबसे पहला हमारा जो बिंदु है वो कह रहा है जो शिक्षण है वो क्या होता है, अंतः क्रिया है। क्या है? अंतः क्रिया यानी इंटरेक्शन। और ये इंटरेक्शन किस किस के बीच में है? शिक्षक और अधिगमकर्ता यानी टीचर और लर्नर के बीच में। अगर आपने हमारी पुरानी क्लास देखी हो तो उसमें भी हमने ये कहा था कि शिक्षण का तात्पर्य ही यह है कि जो विद्यार्थी और जो शिक्षक है उसके बीच में क्या होनी चाहिए? अंतः क्रिया होनी चाहिए, यानी आमने सामने का अध्ययन होना चाहिए। जब एक दूसरे से वह सवाल कर सके, जवाब दे सके, अपने मन के विचारों को व्यक्त कर सके, अंतःक्रिया कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शिक्षण बोलते हैं। दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है अनुदेशन। अनुदेशन क्या है वास्तविकता में? अनुदेशन सामग्री व विद्यालय के बीच में होने वाली अंतःक्रिया है। समझिए, अंतःक्रिया यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर अंतःक्रिया किसके बीच में नहीं हो रही है? शिक्षक के बीच में और अधिगमकर्ता के बीच में नहीं हो रही है। अभी तो किसके बीच में हो रही है? अनुदेशन सामग्री। अनुदेशन क्या है वास्तव में? इंस्ट्रक्शन है, यानी दिए गए निर्देश है। और वो निर्देश, अनुदेशन कैसे हो सकते हैं? वो प्रिंटेड सामग्री के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं, या फिर वो वीडियो के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं, या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर अगर हम किसी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर भी दिए जा सकते हैं। जब आप प्रश्न पत्र हल करते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि नीचे दिए गए 10 प्रश्नों को हल करिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है और सर्वोत्तम उत्तर आप दीजिए। तो वो भी क्या है? इंस्ट्रक्शन है। तो विद्यालय और अनुदेशन सामग्री, चाहे टीचर चार्ट का उपयोग कर रहा है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर कोई चित्र बना रहा है, साथ ही साथ में वो कोई वीडियो का उपयोग कर रहा है, वो ऑडियो का उपयोग कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अनुदेशन सामग्री है भाई। ये सामग्री के माध्यम से क्या कर रहा है? वो विद्यालय और सामग्री के बीच में क्या हो रही है? अंतः क्रिया हो रही है, और विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको उसका लाभ मिल रहा है। तो अनुदेशन क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है। इसमें शिक्षक और अधिगमकर्ता के बीच में अंतः क्रिया न होकर अनुदेशन सामग्री के बीच में अंतःक्रिया होती है। आगे चलते हैं कि अधिगम क्या होता है। अधिगम में क्या अंतर है? अधिगम, शिक्षण और अनुदेशन में अगर अंतर देखें तो यहाँ पर आप समझें कि विद्यार्थी के अधिगमकर्ता के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की अवस्था को हमने क्या बोला है? अधिगम बोला है। और वह भी कैसी? स्थायी, यानी जो परिवर्तन कैसा है? स्थायी परिवर्तन है। छात्रों, अगर हमसे कोई पूछे कि अधिगम की परिभाषा क्या है, अधिगम का अर्थ क्या है, तो अधिगम का सर्वश्रेष्ठ अर्थ यही है कि बालक के व्यवहार में अपेक्षित स्थायी परिवर्तन जो है उसको क्या कहा गया है? अधिगम कहा गया है। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था का भी यही उद्देश्य होता है कि शिक्षण के माध्यम से, अनुदेशन के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से क्या किया जाए? बालक के व्यवहार में अपेक्षित क्यों लिखा है हमने? क्योंकि परिवर्तन तो कई तरह के हो सकते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। तो हमने क्या कहा कि जैसी हम अपेक्षाएं करते हैं विद्यार्थी से कि वह राष्ट्र का श्रेष्ठ नागरिक बने, वो उसमें नैतिक गुण हो, उसमें समझ हो, वो सारी अपेक्षाओं को पूरा करता हुआ जब शिक्षण के हम मोटिव्स को लेकर चलते हैं, जब हमारा करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यचर्या होती है, उसके अंदर जब हमें दिया हुआ होता है कि इस
पुस्तक को पढ़ने के बाद में या इस लेसन को पढ़ने के बाद में विद्यार्थी में क्या क्या परिवर्तन होंगे। इसीलिए हमने कहा है कि जो अपेक्षित हमारे व्यवहारगत परिवर्तन थे उनकी अवस्थाओं को हम क्या बोलते हैं, अधिगम कहते हैं। आगे चलिए भाई, ये जो हमारी शिक्षण है ये क्या है, इसमें अनुदेशन निहित है। आप ध्यान रखिए, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है। तो एक कथन आपका ये भी हो सकता है कि क्या शिक्षण में अनुदेशन निहित है, शिक्षण में अनुदेशन निहित नहीं है। तो शिक्षण में हमेशा अनुदेशन है। क्यों है? क्योंकि जो शिक्षण है उसको करने वाला कौन है, शिक्षक है। और शिक्षक क्या करता है, अनुदेशन के माध्यम से अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करता है। इसलिए अनुदेशन किसमें निहित है, हमेशा शिक्षण में निहित होगा, क्योंकि अनुदेशन के सामग्रियों के माध्यम से एक श्रेष्ठ शिक्षक अपनी शिक्षण व्यवस्था को श्रेष्ठ रूप से बनाने का प्रयास करता है। लेकिन इसके विपरीत आप देखेंगे कि अनुदेशन में शिक्षण नहीं है ना। शिक्षण में तो अनुदेशन जा रहा है, लेकिन शिक्षण किस में नहीं आ रहा है, अनुदेशन में नहीं आएगा। तो परीक्षा में प्रश्न यही हो सकता है कि क्या अनुदेशन में शिक्षण निहित है, क्या शिक्षण में अनुदेशन निहित है, क्या शिक्षण में अनुदेशन निहित नहीं है। तो बहुत सारे एक ही प्रश्न के एक ही पहलू से आपसे घुमा घुमा कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट अगर ये क्लियर है, हमें ये पता है, ये चार्ट हमने अच्छे से देखा हुआ है कि शिक्षण में तो अनुदेशन है लेकिन अनुदेशन में शिक्षण नहीं है। शिक्षण क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षण इसलिए नहीं है क्योंकि शिक्षण वास्तव में शिक्षक और अधिगमकर्ता के बीच में होने वाली अंतःक्रिया है, जबकि अनुदेशन क्या है, अनुदेशन सामग्री और विद्यालय के बीच में अंतःक्रिया हो रही है, अतः शिक्षण में नहीं आता है। लेकिन शिक्षण एक बहुत बड़ा पहलू है। अगर आपने हमारी पिछली क्लास देखी हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि एक डायग्राम के माध्यम से हमने वहाँ पर समझने का प्रयास किया है कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षण क्या होता है। और शिक्षण के अंदर हमने देखा कि छोटे रूप में वहाँ पर ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन यानी प्रशिक्षण और अनुदेशन निहित होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि शिक्षण में तो अनुदेशन निहित है परंतु अनुदेशन में शिक्षण निहित नहीं है। आगे चलते हैं। शिक्षण और जो अनुदेशन है इन दोनों के माध्यम से ही क्या होता है भाई, अधिगम होता है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि केवल शिक्षण के माध्यम से ही अधिगम होता है, अनुदेशन के माध्यम से भी बच्चा सीखता है। जो उसे निर्देश दिए जाते हैं उसके माध्यम से भी बच्चा सीखता है। इसलिए अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण और अनुदेशन दोनों ही महत्वपूर्ण है। हालांकि जो अधिगम होता है वो किस तरह का होता है वो आपको अगले बिंदु में पता चल जाएगा कि जो शिक्षण है वो बालक के तीनों पक्षों के ऊपर काम करते हैं। भाई बालक के विकास के 3 पक्ष है। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा तो आपने देखा होगा कि हमने बालक के विकास के बारे में भी एक डायग्राम बनाया था और हमने कहा था कि बालक के विकास से संबंधित जो शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत हम 3 पहलुओं पर बात करते हैं। एक होता है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावात्मक पक्ष और तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। तो तीनों पक्ष है ये जो शिक्षण है, क्योंकि शिक्षक क्या है भाई, एक मूर्त व्यक्ति है और वो ट्रेंड है और अपने आचार विचार ज्ञान व्यवहार उससे वह बालक के तीनों पक्षों का वहाँ पर विकास करता है, ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक। जब बालक उसके सामने कक्ष में बैठता है तो न केवल वह में बौद्धिक पक्ष का विकास करता है अपितु उसके संवेगों का विकास होता है और उसके क्रियात्मक पक्ष का भी विकास होता है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से। तो तीनों पक्षों का विकास शिक्षण व्यवस्था में होता है। लेकिन अनुदेशन जो है उसके अंदर बालक के केवल एक ही पक्ष का विकास होता है और वो पक्ष कौन सा है, ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव जो उसका पक्ष है केवल उसका ही विकास होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अनुदेशन सामग्री है उसमें न तो संवेग है और न वो क्रियात्मक कार्य को करवाती है। वो केवल आपको इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको किस तरह से चीज़ों को सीखना है। इसलिए वो केवल बालक के संज्ञान यानी केवल उसके ज्ञान के ऊपर ही काम करती है। सपोज करें कि आप कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, किसी ऐप के माध्यम से आप किन्हीं प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं और जब आप उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो अनुदेशन है। और क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, शिक्षक और आपके बीच में अंतःक्रिया नहीं है, केवल अनुदेशन सामग्री है वो और उसके माध्यम से हम कुछ सीख रहे हैं। तो उस समय क्या होगा, केवल आपके संज्ञान का ही क्या होने वाला है, विकास होने वाला है। उन प्रश्नों को हल करते हुए आपके भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विकास
नहीं हो सकता, केवल संज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास हो सकता है। इसीलिए अनुदेशन सामग्री से केवल बालक के संज्ञान का ही विकास होता है। लेकिन ये शिक्षण और अनुदेशन दोनों मिलकर क्या करते हैं, बालक के व्यवहार का विकास करते हैं। इसमें इन दोनों का ही क्या है, अपना महत्व है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आगे चलते हैं, अंतिम हमारा बिंदु आप देख पा रहे हैं कि जो शिक्षण है भाई, ये क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये शिक्षा शास्त्र के आधार पर चलती है और सामाजिक परिवेश का भी बहुत बड़ा इसके ऊपर प्रभाव रहता है। हमने जब कहा कि भाई शिक्षण है और ये मनोवैज्ञानिक है, और इसीलिए मनोविज्ञान विषय को हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं। आपने जब बीएड की होगी, एसटीसी की होगी, चाहे आपने कोई भी शिक्षा शास्त्र से संबंधित कोर्स किया होगा, तो मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आपने पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि शिक्षक वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक है, और मनोवैज्ञानिक होना उसका नितांत आवश्यक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के बच्चों से उसको क्या करना पड़ता है, उसको सामना करना होता है, और मनोवैज्ञानिक तरीके से वह बच्चों की काउंसलिंग करते हुए, उनकी गाइडिंग करते हुए और विभिन्न मेथोडोलॉजी को काम करते हुए वह अपने शिक्षण को क्या करता है, श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और सामाजिक परिवेश, ये तीनों किस्में साथ में चलते हैं, शिक्षण के साथ में चलते हैं। अब अनुदेशन की अगर हम बात करें तो एक भौतिकी से संबंधित विषय है भाई, यानी फिजिक्स से संबंधित एक विषय है, फिजिक्स से संबंधित एक विषय है। और इसमें क्या होता है, इसमें इनपुट होता है, इनपुट के बाद में प्रोसेस होता है और आपको आउटपुट मिलता है। इसको इस तरह से समझिए कि आप किसी क्योंकि अभी ज़माना जो है वो मोबाइल्स ऐप्स का है, कंप्यूटर्स का है, तो आप समझिए इसको इस तरह से कि आप किसी ऐप के माध्यम से कोई टेस्ट दे रहे हैं, और जब आप टेस्ट देते हैं तो आप अपना उत्तर इनपुट करते हैं उसके अंदर। जब आपके सामने प्रश्न आता है और आपसे पूछा जाता है कि विकल्प दीजिए, जैसे आप इनपुट करेंगे वो प्रोसेस होगा, और वो जब प्रोसेस होगा तो आपको बताया जाएगा कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, कि सही है या गलत। और वो सही है और गलत क्या बताया जाएगा आपको, उसका आउटपुट दिया जाएगा कि आपने जो किया वो सही है या गलत है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, फिर आप कहाँ पे निकल जाएंगे, आउटपुट के ऊपर। उदाहरण के लिए दूसरी बात करें कि हम प्रिंट मीडिया की बात करें कि विद्यार्थी बैठे हैं और हमने प्रिंट मीडिया यानी किसी पेपर शीट के ऊपर अनुदेशन सामग्री के माध्यम से कुछ परख बनाया और विद्यार्थियों को दिया। हमने उसको क्या किया, इनपुट। उसके बाद में जो विद्यार्थी है वो उसको हल कर रहे हैं, और उसके बाद में उसका आउटपुट आएगा कि कितना उन्होंने सही किया और कितना उन्होंने गलत किया। तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, इसके माध्यम से चलती हुई एक क्या है, ये एक भौतिकी की प्रक्रिया है। तो अनुदेशन जो है वर्तमान समय में ये भी बहुत ही विकसित अवस्थाओं में पहुंच चुका है, और विकसित अवस्थाओं में ये पहुंच चुका है, इतनी विकसित अवस्थाओं में पहुंच चुका है कि आपको ये निश्चित रूप से वहाँ तक ले जाएगा कि कहाँ कमी है, कहाँ किस विषय में आपको और क्या पढ़ना है। अनुदेशन का मूल उद्देश्य भी यही होता है कि आपको जब प्रश्न पत्र आपके सामने दिया जाता है अनुदेशन सामग्री के माध्यम से, तो देखा जाता है कि विद्यार्थी किस विषय में पिछड़ रहा है, और फिर उसको उसी विषय के अंदर विशेष कक्षाएं देकर, विशेष उसको ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। आगे चलते हैं, और जो अधिगम है वो कैसा होना चाहिए, ये अधिगमकर्ता पर केंद्रित है। पिछले वीडियो अगर आपने देखे तो हमने बात करी थी कि बाल केंद्रित शिक्षा है भाई, वो अधिगम क्या है, अधिगमकर्ता पर केंद्रित है। और कैसा होता है, अगर ये मनोवैज्ञानिक तरीके से कराया जा रहा है तो निश्चित रूप से इससे हमें क्या होता है, अधिगम अधिक होगा। अगर मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए, सही मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है तो निश्चित रूप से अधिगम अधिक होगा, विद्यार्थी अधिक सीखेंगे, उनके व्यवहारगत जो परिवर्तन है उसको आप जो है पॉजिटिव रूप से ज़्यादा देखेंगे। तो एक छोटी सी स्लाइड के माध्यम से हमने ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया कि शिक्षण, अनुदेशन और अधिगम जो हमारे तीन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगली हमारी जो स्लाइड है ये हमें शायद और अच्छे से ये समझा देगी कि वास्तव में अधिगम होता क्या है, क्योंकि आपकी पूरी एक यूनिट जो है वो अधिगम और अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। तो आप देखिए अधिगम की विशेषताएं क्या होती है, फीचर्स क्या है, अधिगम की विशेषताएं क्या है। क्योंकि अधिगम तो कहीं से भी किया जा सकता है। हम मानव एक सामाजिक प्राणी हैं,
समाज में रहता है, परिवार में रहता है, औपचारिक निरौपचारिक किसी भी तरीके से वो अधिगम कर सकता है। लेकिन जो शिक्षण व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो अधिगम है उसका उद्देश्य क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो अधिगम है ये एक सो उद्देश्य यानी उद्देश्य वाली प्रक्रिया है। इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब हम अधिगम करते हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलते हैं। जब आप बीएड एसटीसी कर रहे थे तो आपके अधिगम जो था उसका उद्देश्य था कि हमें पढ़ाना सीखना है, हमें कैसे पढ़ाना है। हम कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके भी उद्देश्य होते हैं। तो अधिगम निरुद्देश्य प्रक्रिया नहीं है, जिस तरह की निरुद्देश्य तरीके से गलियों में घुमा जाता है, ये वो प्रक्रिया नहीं है। अधिगम एक सह उद्देश्य प्रक्रिया है कि उद्देश्य क्या लिया जाता है कि बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन, जो जिस स्तर का वो बालक है उसके अनुसार उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आए, ये अधिगम का उद्देश्य होता है। आप किसी भी कक्षा की बुक को आप उठाकर देखिए, उसके प्रारंभ के कुछ पन्नों को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि क्या उद्देश्य है, इस विषय को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, इस सिलेबस को जो बनाया गया उसके क्या उद्देश्य है। तो निश्चित रूप से अधिगम जो प्रक्रिया है ये एक सउद्देश्य प्रक्रिया है, उद्देश्य को साथ में लेकर चलती है। आगे चलते हैं। अधिगम का क्षेत्र व्यापक है, हम सब जानते हैं अधिगम का जो क्षेत्र है व्यापक है। अधिगम का क्षेत्र केवल किसी व्यवसाय को प्राप्त करना या किसी कक्षा को पास करना या किसी डिग्री को प्राप्त करना नहीं है। अधिगम का उद्देश्य है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करना, और बहुत सारे व्यापक उद्देश्यों को लेकर ये चलता है। ये समाज, राष्ट्र, नैतिकता, जिम्मेदारी, इन सब को अपने साथ लेकर चलता है। साथ ही साथ बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, नैतिक विकास आदि, सामाजिक विकास आदि पक्षों को साथ में लेकर चलता है। इसलिए अधिगम का क्षेत्र निश्चित रूप से बहुत ही व्यापक है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है भाई, और अधिगम क्या है? व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। आप समझिए कि जब बालक का जन्म होता है तो निश्चित रूप से जो बालक है वो करीब करीब सभी समान हैं। हो सकता है कि कुछ बालक अपने पूर्वजों से कुछ विशेष मानसिक योग्यताएं लेकर आए हों, लेकिन मूल रूप से बालक समान है। अब जिस तरह के समाज में बालक रहेगा, जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम में बालक रहेगा, वैसा ही उसके व्यवहार में क्या आता जाएगा? परिवर्तन आता जाएगा। तो अधिगम का मूल उद्देश्य क्या है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है कि बालक एक सभ्य, सुसंस्कृत, नैतिक गुणों से परिपूर्ण राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी देने वाला व्यक्ति बने, और उसका व्यवहार की जो परिवर्तन करने की जो अवस्थाएं हैं वो शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत आती है। अब आगे आप देखिए कि अगले ही जो पॉइंट है उसमें हमने ये भी कहा है कि व्यवहार परिवर्तन कैसा हो। व्यवहार परिवर्तन कैसा होना चाहिए? जो स्थायी है, किसी प्रभाव में नहीं हुआ है, क्योंकि मादक पदार्थों से भी आया परिवर्तन व्यवहार में परिवर्तन ला देता है। मादक पदार्थ किसी ने लिए हैं तो हो सकता है कि उसके व्यवहार में क्षणिक परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन ऐसे परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जाता। नहीं ऐसा कोई परिवर्तन जो क्षण भर के लिए या कुछ समय के लिए किसी को देखकर आपके अंदर आ गया हो, वो भी अधिगम नहीं है। आपकी मूल जो आपका व्यक्तित्व है वास्तव में वही अधिगम है। ये हमें ध्यान रखना है। जो स्थायी है, जो किसी भी परिस्थिति में पलटता नहीं है, आपको धोखा देता नहीं है। आप ईमानदार है तो आप ईमानदार है। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति नहीं थी इसलिए आप ईमानदार है। तो ऐसा परिवर्तन जो स्थायी है वास्तव में है वही अधिगम कहलाता है। अधिगम सकारात्मक ही नहीं नकारात्मक भी हो सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। आपसे अगर पूछा जाए कि भाई अधिगम हमेशा सकारात्मक ही होता है, नहीं, अधिगम नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक यानी नई नई चीज़ों को एक के बाद क्रम से सीखते रहना। नकारात्मक कि हमने जो सीखा था, हमने हमारे व्यवहार में जो ढाला था, लेकिन किसी परिस्थिति में हमने देखा कि वह चीज़ वास्तव में हमने जो सीखी थी वो पूर्ण रूप से सटीक नहीं है। ऐसी स्थिति में वो अधिगम क्या होगा? नकारात्मक होगा, और हम उस पर क्या करेंगे? जो हमारा अधिगम था उस नकारात्मक होने के कारण हम नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हुए नव अधिगम का निर्माण
करेंगे। तो निश्चित रूप से नकारात्मक भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके अधिगम का प्रतिफल ही है। देखिए बेटा, जो कुछ भी आपको व्यक्ति में दिख रहा है, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं और हम सब बात भी करते हैं। हम कहते हैं कि वो व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसा है, वो कितना अच्छा है, कितना हंसमुख है, कितना अच्छे से बात करता है, कितना ईमानदार है, अपने कार्य के प्रति कितना कर्तव्यनिष्ठ है। ये सारे जो शब्द काम में लिए जाते हैं और शायद मानव समाज के अंदर हम अपना अधिकतर समय किसी व्यक्ति विशेष की विशेषताएं, उसके गुण या उसके अवगुण, उनके बारे में चर्चा करने में निकालते हैं। तो ये जो लाइन है वो यही कह रही है कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, वास्तव में जो आपको दिख रहा है, वो उसने जो अधिगम किया था, और अधिगम कहाँ से किया था, उसने अपने परिवार से जो अधिगम किया था, जिस परिवेश में वो रहता है वहाँ से वो अधिगम किया था, जिस समाज में वो रहता था वहाँ से उसने जो सीखा, जो स्कूलिंग उसने करी वहाँ से उसने सीखा, उसने एजुकेशन जहाँ से ली, चाहे वह किसी भी तरह की थी, वहाँ से उसने सीखा, जिन लोगों के संपर्क में वो आया उनसे वो सीखा, जिसको उसने अपना आदर्श माना उससे उसने कुछ सीखा। कुल मिलाकर उसने जो कुछ भी अधिगम किया था वह उसका प्रतिफल क्या है, उसका जो व्यक्तित्व है वो वास्तव में उसी को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो वास्तव में उसके द्वारा किए गए अधिगम का ही प्रतिफल होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए बेटा। बहुत सी बार हमने देखा है कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मैं खुद भी ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो हो सकता है कि उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण होता है, उसके अंदर कुछ जो है मूल शब्द ऐसे होते हैं जो वो उतने स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते हैं। अगर हम उनको ये सोचें कि भाई उनकी गलती है, तो उनकी गलती नहीं है बेटा। जिस परिवेश में वो थे उन्होंने वैसा ही सुना, और जब उन्होंने वैसा सुना तो वो वैसा ही उनके व्यक्तित्व में चला गया, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रखर नहीं है, वो विद्वान नहीं है, उनको समझ नहीं है, उनको सब कुछ पता है ना। और हो सकता है कि वो धीरे धीरे जब उनका संपर्क बाहरी दुनिया से ज़्यादा होगा तो उनमें सुधार भी कर पाएंगे। तो जैसा बालक देखता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि बालक इज जस्ट लाइक अ मोबाइल फ़ोन। जब हम फैक्ट्री रीसेट किया हुआ मोबाइल फ़ोन रहते हैं तो उसके बाद में जो व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन गया, उसे जो पसंद है, जिस तरह का उसका व्यक्तित्व है, वो वैसे ही ऐप उसमें इंस्टॉल करता है और उसी तरीके से उससे कार्य लेता है। तो अब जो बालक है वो भी वैसा ही है, जिस समाज में वो है, जिन लोगों के बीच में है, जैसी उसकी स्कूलिंग है, जैसे उसके दोस्त है, जैसी उसकी मित्र मंडली है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व बनता जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई मित्र मंडली बहुत सोच समझ के हमें चुननी चाहिए। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है भाई। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नवीन होगा। पूर्व ज्ञान का निषेध भी होता है कि भाई नवीन नवीन करते रहे, कि नया सीखना ही अधिगम नहीं है। समझ में आ रहा है। हमने पहले कहा था सकारात्मक और नकारात्मक, कि सकारात्मक तो हमने कहा था कि भाई मैंने हिंदी सीख ली तो संस्कृत सीखना मेरे लिए आसान है, सकारात्मक है, एक अधिगम के माध्यम से। नकारात्मक है कि भाई मैंने संस्कृत सीखी, अब इंग्लिश सीखूंगा तो परेशानी हो सकती है, तो नकारात्मक भी जा सकता है। अब पूर्व ज्ञान का निषेध कैसे है कि अधिगम सदैव नवीन ही नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए कि भाई नई नई चीज़ों को सीखना ही नहीं है। कभी कभी पूर्व ज्ञान जो था मेरा, जो मुझे आता था, उसका निषेध भी कर देते हैं हम। कि क्यों? हम कहते हैं ना कि भाई पहले तो इस तरह होता था और यही चीज़ अच्छी होती थी, है ना, लेकिन अब नहीं है। आप देख रहे हो कि समाज में बहुत सारी रूढ़ियाँ थी, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो पौराणिक समय में किए जाते थे, लेकिन अब समय के साथ साथ जब हमारे में समझ आई कि इन कार्यों से हमें बचना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, उसका निषेध कर दिया। अब वो कार्य नहीं करते हैं। इसका मतलब हमने नवीन अधिगम में ये सीखा कि भाई ये कार्य ठीक नहीं है, इन कार्यों को हमें निषेध करना चाहिए। तो पूर्व ज्ञान का निषेध करना भी अधिगम ही है भाई, हमेशा नवीन ही नहीं होता। आगे चलिए, ये एक सतत प्रक्रिया है, निश्चित रूप से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है भाई। ये समय के हिसाब से चलती है, जिंदगी भर चलती है, लाइफ टाइम प्रोसेस है। आप जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हैं। आगे चलिए, अगली बात है कि मूल प्रवृत्तियों या जन्मजात प्रवृत्तियों का परिवर्तन अधिगम नहीं होता है। कि भाई मूल प्रवृत्तियाँ, देखो बालक का जब जन्म होता है तो उसमें मूल प्रवृत्तियाँ तो होती ही है। उसको प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, रोता भी है, हंसता भी है।
तो ये मूल प्रवृत्तियाँ उसमें कुछ संवेग भी होते हैं धीरे धीरे जो उम्र के साथ में बढ़ते जाते हैं। वो 3 महीने का होता है जब संवेग का आएगा, तो हम देखेंगे कि उम्र के साथ में संवेग बढ़ता है कि कौन सा संवेग किस अवस्था में बालक के अंदर आता है। तो मूल प्रवृत्तियाँ हैं उसके अंदर कुछ वो जेनेटिक से लेकर आए अपने मूल प्रवृत्तियाँ, है ना। तो उनमें परिवर्तन आ रहा है, तो ये अधिगम नहीं है, वो तो उसके अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो मानव और उसका एक प्रोसेस है कि कितनी कितनी उम्र में उसके अंदर क्या क्या होगा, है ना। तो उसको हम अधिगम नहीं कह सकते हैं। ये ध्यान रखिए, परीक्षाओं में बहुत से बारे प्रश्न पूछा जाता है कि अधिगम क्या है, तो उसमें अगर आपको ये भी दे दिया जाए कि मूल प्रवृत्तियाँ या जो जन्मजात प्रवृत्तियों में परिवर्तन है क्या वो अधिगम है, तो एक गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो जन्म से ही बालक को मिलती है और उसमें उसका कोई रोल नहीं है, वो तो सीखेगा। अगर उसको आप जंगल में भी छोड़ देंगे तो भी जो मूल प्रवृत्तियाँ उसकी है, जो जन्मजात प्रवृत्तियाँ है, वो धीरे धीरे उसके हिसाब से बड़ा होता चला जाएगा। बेसिक इंस्टिंक्ट और नेचर बाय बर्थ हमने कहा है इनको। आगे चलते हैं। अधिगम व्यक्ति को विवेकपूर्ण, सृजनशील व क्रियाशील बनाता है। भाई ध्यान रखें आप, एक अच्छे अधिगम करता या जिसकी बुद्धि लब्धि जितनी तेज होगी, आप ध्यान रखिएगा वो बालक उतना ही ज़्यादा सृजनशील होगा, है ना। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि उच्च बुद्धि लब्ध बालक की सर्वोत्तम विशेषता क्या होती है ना, कि भाई जो बालक क्या है 140 के पार है, 140 के आसपास है, यानी वो बालक कैसा है? सृजनशील होगा। जितनी ज़्यादा बुद्धि लब्धि, जितना ज़्यादा दिमाग काम करता है, उतना ही वो क्रिएटिव होता है ना। और जो अधिगम है वो व्यक्ति को क्या बनाता है? विवेकपूर्ण, सृजनशील और क्रियाशील। ठीक है, क्योंकि विद्या, ज्ञान व्यक्ति में विवेक लाता है। विवेक का मतलब क्या होता है? सोचने समझने की क्षमता, ये जानना है कि क्या सही है और क्या गलत, और क्या सही है और क्या गलत, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ज्ञान की। और ज्ञान किससे मिलता है? अधिगम से, सीखने से। और जैसे जैसे व्यक्ति अधिगम करता है, जैसे जैसे उसे ज्ञान आता है, वो उतना ही ज़्यादा विवेकपूर्ण, सृजनशील यानी नए नए कार्यों को करने की क्षमताएं, और क्रियाशील और कार्य को करने के लिए क्या हो जाएगा? तत्पर हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी अधिगम का जैसे जैसे बालकों के अंदर विकास होता जाता है, बालक जैसे जैसे सीखते जाते हैं, वो अपनी अवस्थाओं को आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे वह विवेकपूर्ण, सृजनशील और क्रियाशील बनते जाते हैं। आगे चलते हैं। व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। भाई अधिगम निश्चित रूप से करेगा बेटा, इसमें तो ज़्यादा कहने की भी गुंजाइश नहीं और आवश्यकता भी नहीं है कि जिस तरह का अधिगम होगा वैसा ही व्यक्तित्व का उसका आचरण होगा, जैसा वो सीखेगा। अगर हम उन लोगों के संपर्क में हैं जो श्रेष्ठ लोग हैं, जिन्होंने श्रेष्ठ लोगों को अपना आदर्श मान रखा है, तो उनका आचरण भी वैसा ही होगा। आप देखेंगे उनके व्यवहार के अंदर, उनकी बोलचाल, भाषा, उनके शब्द, दूसरे लोगों को किस तरह का सम्मान दे रहे हैं, वो सब आपको देखने में मिलेगा। तो जैसा उनका व्यक्तित्व है, जैसा वो जो भी बना है, वो सब अधिगम के माध्यम से बना है, कि जैसा उन्होंने अधिगम किया है वैसा ही उसका आचरण में आपको देखने को मिलेगा। तो आचरण को प्रभावित करता है भाई अधिगम, निश्चित रूप से व्यक्ति के आचरण को यानी उसके बिहेवियर को प्रभावित करता है। अधिगम अभिरुचि तथा अभिप्रेरणा पर भी निर्भर है। बहुत ही अच्छी बात है। और आगे जब हम अधिगम पढ़ेंगे तो आप देखो, हम ये भी बताएंगे कि जो अभिप्रेरणा होती है वो सीखने का राजमार्ग है। भाई क्या है? अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। इसको भी आप याद रखें, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। कि ये जो अभिप्रेरणा है ये सीखने का राजमार्ग है, कि मोटिवेट। अब अधिगम को प्रभावित करते हैं भाई अधिगम। एक तो अभिरुचि की इंटरेस्ट क्या है, दूसरा अभिप्रेरणा पर भी निर्भर करता है। क्यों करता है निर्भर? कि उदाहरण के रूप में अगर व्यक्ति को पोइट्री अच्छी लगती है, उसको साहित्य अच्छा लगता है, और उसको हम कहें कि मैथ्स पढ़, तो उसका इंटरेस्ट किस में था? पोइट्री में, साहित्य में था। तो उसका इंटरेस्ट जो है वो उसको प्रभावित करेगा निश्चित रूप से। और अगर वो वही पढ़ रहा है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो उसको बहुत अच्छे से सीखेगा, है ना। दूसरा अभिप्रेरणा, कि उसको जब वो पढ़ता है, सीखता है, तो उसको अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन कैसा मिलता है, किसको उसने अपना किसको अपना जो है उसने मॉडल मान रखा है,
और जिस तरह से शिक्षक के द्वारा, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा उसको मोटिवेट किया जा रहा है, ये सारे भी उसको प्रभावित करते हैं। तो अधिगम को जो दो कारक है, अभिरुचि और अभिप्रेरणा, इन पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा अभिरुचि किसी विषय से संबंधित होगी और उतना मोटिवेशन उसको होगा, तो आप देखेंगे कि अधिगम तीव्र गति से होगा और बालक बहुत अच्छे से सीखता चला जाएगा। चलिए साहब आगे चलते हैं। अगली हमारी जो स्लाइड है आप देखेंगे, आपके ये शायद विषय में भी है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स है दैट अफेक्ट लर्निंग, कि जो हमारी जो लर्निंग है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो अधिगम को प्रभावित करने हैं। अगर अब तक की क्लास आपने पढ़ी है, मैं हमेशा से कहता हूं कि स्टार्टिंग की 2-3 जो क्लासेस होती हैं हमारी, उसमें हम प्रयास करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो हमारा मूल ज्ञान है उसको हम समझने का प्रयास कर लें, क्योंकि एक बार उसको समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आने वाली क्लासेस हमारे लिए बहुत आसान होती चली जाएगी। अब तक हमने जो पढ़ा उसके बाद भी हमारे पास में स्लाइड्स है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। परीक्षाओं में प्रश्न हजारों बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है या नहीं करता है। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक है पूर्व ज्ञान, यानी आपकी प्रीवियस जो नॉलेज है किसी विषय से संबंधित, वो तो निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। गणित का विद्यार्थी एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि जो गणित है वो किससे संबंधित है, जो इंजीनियरिंग है वो गणित विषय पर आधारित है। तो पूर्व ज्ञान आपका कैसा है वो अधिगम को प्रभावित निश्चित रूप से करेगा। आप मानकर चलिए किसी भी विषय संबंधित आपका जो पूर्व ज्ञान है, एक कॉमर्स का विद्यार्थी बहुत अच्छे से बैंकिंग का कार्य कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसको पूर्व ज्ञान है, उसका उससे संबंध है। तो पूर्व ज्ञान अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है। ठीक है, आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि डॉक्टर है और उसके परिवार का कोई सदस्य है और अगर वो डॉक्टर बनता है तो उसके लिए बहुत आसान है। क्यों है? क्योंकि उस विषय से संबंधित बहुत सारा पूर्व ज्ञान उसे पूर्व में ही है। क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स में से कोई मेडिकल फील्ड में है तो उसके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि बचपन से ही उसने बहुत सारी चीज़ें सीख ली कि मेडिकल फील्ड में किस तरह से कार्य किया जाता है। पूर्व ज्ञान उससे संबंधित, उसको मोटिवेशन भी मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है और पूर्व ज्ञान भी है। दूसरा विषय वस्तु, कि भाई विषय वस्तु कैसी है, कि भाई सब्जेक्ट मैटर जो है हमारा वो कैसा है ना, सब्जेक्ट मैटर कैसा है, या हम कहें कंटेंट कैसा है, कंटेंट कैसा है, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। कक्षा 2 के विद्यार्थी को अगर उसकी क्षमता से ज़्यादा, अगर हम कहें 2 का विद्यार्थी को HCM LCM पढ़ाना चालू कर दो साहब, अब वो विद्यार्थी की क्षमताएं नहीं है भाई। विषय वस्तु भी आपको उसको वही देनी पड़ेगी जो उसका जो उसकी क्षमताएं हैं उसके अकॉर्डिंग। तो विषय वस्तु भी अधिगम को प्रभावित करती है। अगर विषय वस्तु उसकी क्षमताओं से ज़्यादा है तो विद्यार्थी की अभिरुचि जो है, उसका इंटरेस्ट जो है उस विषय से हट जाता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि विषय वस्तु कैसी है। विषय वस्तु भी क्या करती है? अधिगम को प्रभावित करती है। विषय वस्तु अगर उसके इंटरेस्ट की है, उसके अनुकूल है, उसकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग है, तो बालक बहुत अच्छे से उसको सीखता है। अगला, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, बहुत महत्वपूर्ण विषय है भाई। बेटा, जो बालक बार बार बीमार होते हैं, आप देखेंगे शारीरिक रूप से कमजोर है, बार बार बीमार हो रहे हैं, तो आप देखेंगे अधिगम की उनकी क्षमताएं उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी एक स्वस्थ बालक की होगी। क्यों? क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अगर किसी बालक में 5 घंटे बैठने की क्षमता नहीं है तो 5 घंटे तक कैसे सीखेगा? समझें? इसलिए जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, वो निश्चित रूप से मानसिक स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं होगा। हमारे तो कहते भी है कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी क्या करता है? अधिगम को प्रभावित करता है। परिपक्वता कितनी है बालक के अंदर, मैच्योरिटी कितनी है ना? जितना मैच्योर होगा बच्चा उतना ज़्यादा वो सीखेगा। ठीक है, इसीलिए सीखने की प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि बालकों के एडमिशन की भी एक तिथि होती है
कि 6 वर्ष का बालक ही फर्स्ट क्लास में आना चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि हमें ये पता है कि फर्स्ट क्लास का जो कंटेंट है उसको सीखने के लिए 6 वर्ष की उम्र की परिपक्वता चाहिए। कि जब कम से कम बालक 16 साल का हो तो कक्षा 10 में आए, 18 साल का हो तो कक्षा 12 में आए। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि परिपक्वता, मैच्योरिटी। हो सकता है कुछ बालक जो है बॉर्न जीनियस हो, वो बात अलग है, लेकिन सामान्य दृष्टि से हम देखें 99.99% तो ये इसी क्रम में चलते हैं कि परिपक्वता भी बालक के विकास में, उसके अधिगम में वो प्रभावित करेगी। तो शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता भी कारक है जो बालक के अधिगम को प्रभावित करते हैं। आगे देखिए मानसिक स्वास्थ्य और परिपक्वता, अगला विषय। कि मानसिक स्वास्थ्य अगर सही नहीं है, बेटा जितना जरूरी इस दुनिया में शारीरिक स्वास्थ्य है शायद उससे भी ज़्यादा, हालांकि शारीरिक स्वास्थ्य को कम नहीं आंका जा सकता है क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ संभव है, लेकिन शरीर स्वस्थ है लेकिन मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो इस स्थिति में वो शरीर भी किसी काम का नहीं रहता है। तो मन उसका एकदम स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी तरह के मानसिक रोगों से अलग अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त है, मानसिक विकारों से अगर कोई बालक ग्रस्त है तो उसका जो अधिगम है वो उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो विकारों से ग्रस्त है, उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है, उसके अंदर भय है, अवसाद है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर अधिगम श्रेष्ठतम नहीं होगा। और मानसिक परिपक्वता जो है ये भी अत्यंत आवश्यक है भाई। मानसिक परिपक्वता क्या करेगी? बालक को समायोजन के लिए तत्पर करेगी, और सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो है समायोजन। जिसमें समायोजन नहीं होगा वो सीख नहीं पाएगा भाई। और सीखना जो प्रक्रिया है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही है कि बालक क्या सीखे? समायोजन करना सीखे। तो परिपक्वता मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक परिपक्वता की उसके अधिगम को प्रभावित करती है। जितना मानसिक रूप से वो स्वस्थ होगा, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, बार बार टोकना नहीं चाहिए, बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। घर का वातावरण जो ऐसा नहीं हो कि बच्चे रोज़ देखें कि पेरेंट्स के बीच में जो है विवाद हो रहा है, घर में लोगों के बीच में विवाद हो रहा है, आस पड़ोस का डर का माहौल। अगर ऐसी परिस्थिति रहती है तो वो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वह अधिगम को प्रभावित करेगी। आगे चलिए, अधिगम की इच्छा कितनी है भाई इसकी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिगम की इच्छा, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि साहब आप तो कुछ भी कर लो, हमको तो नहीं सीखना, तो नहीं सीखना है, आप कितना भी सिखाएं हम तो नहीं सीखेंगे, है ना। और अभी जब आगे पढ़ेंगे जब हम आगे अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ एक सिद्धांत आएगा जिसमें हम कहेंगे कि भाई घोड़े को पकड़ के पानी के तालाब के पास तो ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पिए या नहीं पिए ये तो उसके ऊपर ही निर्भर करता है। तो वही चीज क्या है? अधिगम की इच्छा, कि भी उसकी इच्छा कितनी है सीखने की। अगर उसकी इच्छा ही नहीं है सीखने की तो हम उसको कितना भी सिखाएं, अधिगम करे, वो करेगा ही नहीं, वो लेगा ही नहीं, अपने अंदर ही डालेगा। तो ये भी एक कारक होता है कि जो अधिगम को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं, अभिप्रेरणा भैया, मोटिवेशन। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अधिगम में जो मोटिवेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राजमार्ग। क्या बोलते हैं? सीखने का राजमार्ग। सीखने का राजमार्ग है ये। जितना मोटिवेशन अच्छा होगा उतना ही बच्चा सीखता जाएगा। आपने देखा होगा अगर आपके गांव में से 2 बच्चे आर्मी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो अगली साल आप देखेंगे कि संभावना है कि 5 से 7 बच्चे आर्मी में सेलेक्ट होंगे। क्यों होगा? क्योंकि उनको एक मोटिवेशन मिल गया, उनको अभिप्रेरणा मिल गई, भाई ये कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। और वो बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी उनको मोटिवेट करेंगे कि किस तरह से करना है, क्या करना है। तो निश्चित रूप से अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है, वो सीखने में एक बहुत बड़ा कारक है। आगे चलते हैं, थकान, फटीग हम इसको बोलते हैं ना, फटीग इंग्लिश में बोलते हैं, थकान। आप कितने भी योग्य हैं लेकिन आप थके हुए हैं तो ऐसी स्थिति में क्या नहीं कर सकते हैं? अधिगम तो होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित कर देगा। कक्ष में आपने देखा होगा, अगर आप टीचिंग का रूटीन आपने देखा होगा, आप भी पढ़े होंगे और अगर आप कहीं पढ़ाते हैं तो भी आपने देखा होगा कि जितने भी जटिल विषय होते हैं
मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, जिनको हम जटिल मानते हैं, इनके पीरियड्स स्टार्टिंग में रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि भाई ये जटिल विषय है, बच्चा ऐसा नहीं हो कि दिन भर थक गया। 8वें पीरियड के अंदर मैथ्स पढ़ाई जाए तो शायद उतना प्रभावी नहीं होगा जितना पहले पीरियड के अंदर मैथ्स पढ़ाने पर होगा। तो निश्चित रूप से थकान जो होती है वो अधिगम को प्रभावित करती है, चाहे वो थकान मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। वातावरण कैसा है भाई? कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा है? कक्षा कक्ष का वातावरण भी दो तरह का हो सकता है बेटा। एक तो उसका फिजिकल वातावरण कैसा है। कक्षा कक्ष कैसा है भाई? एक कक्षा कक्ष तो ऐसा है जो बिल्कुल अंधेरा है, सफोकेटेड है, हवा आर पार नहीं हो रही है, ठीक है, और सीलन है, साफ सुथरा नहीं है। दूसरा कक्षा कक्ष है एकदम क्लीन, वेल वेंटिलेटेड, जहाँ पर हवा पार हो रही है, साफ सुथरा वातावरण है, ठीक है, अच्छे से बैठे हुए हैं, है ना। तो ये तो क्या है? फिजिकल स्थितियाँ, ठीक है। दूसरा मानसिक स्थितियाँ। एक टीचर तो ऐसा है जिससे बच्चे बिना डरे बात कर सकते हैं, भयग्रस्त वातावरण नहीं है कक्षा कक्ष का, है ना। बच्चे और टीचर के बीच में अच्छे से अंतःक्रिया हो रही है। दूसरा वातावरण ऐसा है कि बच्चों के बीच में भय का वातावरण है, शिक्षक से डरते हैं, अपनी बात नहीं कर सकते हैं। तो बेटा दोनों परिस्थितियों में ये वातावरण क्या करेगा? अधिगम को प्रभावित करेगा। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में वातावरण भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। आगे चलते हैं अधिगम के सिद्धांत। भाई हमने कहा था कि शिक्षण जो है और अधिगम जो प्रक्रिया है ये तो मनोविज्ञान पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए। तो किस तरह के अधिगम के सिद्धांतों को लेकर शिक्षण व्यवस्था चल रही है और बालक सीख रहा है, ये निश्चित रूप से किसको प्रभावित करता है? अधिगम की मात्रा को प्रभावित करता है। और अंत में एक कारक है जिसको क्या हम नकार नहीं सकते हैं, और वो कारक कैसा है बेटा? वंशानुक्रम। कि भाई हेरिडिटी जो है बच्चे की, सीखने वाले की, वो भी प्रभावित करेगी। देखिए जो बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, माता पिता के गुणों को लेकर आता है, और निश्चित रूप से उसमें कुछ नया भी होता है, लेकिन अधिकांशतः गुण जो उसके अंतर्गत है वो वही है जो उसके माता पिता से उसको मिले हैं। तो वंशानुक्रम। अब आप कहेंगे, उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं, क्योंकि मानसिक क्रियाओं को तो हम देख नहीं सकते, है ना, लेकिन बालक की लंबाई आप देख सकते हैं, उसका रंग रूप, उसका आकार, उसके बाल, उसके खड़े होने का, उसके चलने का, तो आप देखेंगे कि हम पहचान जाते हैं दूर से ही कि ये भाई है, किसका बेटा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वंशानुक्रम से वो बहुत सारी चीज़ें लेके आया है जो हमें हूबहू दिख रही है। तो वैसे ही अधिगम की क्षमताएं, मानसिक कौशल, ये भी वो बहुत सारी चीज़ें वंशानुक्रम से लेकर आया है। हो सकता है कोई बच्चा मैथ्स में बहुत तीव्र होगा, कोई साहित्य में अच्छा होगा, कोई क्रियात्मक पक्ष किसी का बहुत अच्छा होगा, कोई अच्छा वक्ता होता है, कोई अच्छा नेता होता है। तो ये वंशानुक्रम जो कुछ उसके गुण हैं वो भी उसके अंदर होते हैं, और अधिगम का प्रभावित करने वाले कारकों में ये भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। तो ये परीक्षाओं में प्रश्न इसी तरह से आपको पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो 3 कारक तो वो दे देंगे आपको कि ये प्रभावित करते हैं। एक कारक ऐसा आपको दे देंगे जो प्रभावित वास्तव में नहीं करता है। तो आप ध्यान रखें कि किस तरह से हमें इनको समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं, और आगे आप देखेंगे तो अगला हमारा यहाँ पर एक विषय आ रहा है कि अधिगम के वक्र कौन कौन से होते हैं। हालांकि ये आगे भी हम देखेंगे, लेकिन एक बार समझ लेते हैं इनको भी कि अधिगम के वक्र कौन कौन से होते हैं, है ना। देखिए बेटा, अधिगम के वक्र से हमारा क्या तात्पर्य है? परीक्षाओं में आजकल ये प्रश्न भी पूछ रहे हैं, पिछली कुछ परीक्षाओं में हमने देखा है कि बेटा अधिगम के वक्र यानी कर्व, है ना, कर्व ऑफ लर्निंग, क्या मतलब हुआ कि देखो अधिगम तो जो हो रहा है उसमें 2 चीजें हैं, एक है टाइम और दूसरा लर्निंग, कि समय कितना और लर्निंग कैसी। इसके आधार पर मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या किया गया है, अधिगम के वक्र बनाए गए हैं। एक आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चार्ट सा, एक डायग्राम बना हुआ है अपना, है ना। इसके अंदर 2 चीजें हैं बेटा, है ना, एक है इधर y और ये क्या है x, ठीक है। अगर हम x को समय मान लें,
और y को क्या मान लें, अधिगम, y को क्या मान लें, अधिगम। तो उसकी मात्रा को देखते हुए हमने क्या करा है, अधिगम के वक्र बनाए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। पहला वक्र कौन सा है, समानोपलब्धि, यानी समान धन उपलब्धि, समानोपलब्धि, सरल रेखीय जो सीधी रेखा में चलता है, ऐसा अधिगम का वक्र। समय कितना लग रहा है, 1 2 3 4 5। अधिगम की मात्रा कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी जितना समय लगे, जितना समय उसी के अनुपात में अधिगम, जितना समय उसी के अनुपात में क्या होता है, अगर अधिगम हो रहा है तो हमें समझना है कि वो कैसा है, सरल रेखीय समानोपलब्धि है। सरल रेखीय समानोपलब्धि यानी समय जितना, और जो हमने अपेक्षित क्या किया है कि अधिगम, इतने समय में कितना अधिगम होना चाहिए, हमने जो अपेक्षाएं रखी है उसके अकॉर्डिंग ही अगर अधिगम हो रहा है तो उपलब्धि कैसी है, समान उपलब्धि है, सरल रेखीय अधिगम है। आगे चलते हैं, अगला हमारा कौन सा है, आगे देखिए नत्तोदर। नत्तोदर का मतलब क्या होता है बेटा, गिरता हुआ, यानी डिसेंडिंग, है ना, डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग, यानी जो गिर रहा है, ठीक है, नीचे गिरता हुआ। यहां पर क्या हो रहा है, नत्तोदर यानी नीचे गिरता हुआ। यहां क्या हो रहा है कि समय जो है वो तो लग रहा है अधिक, और अधिगम क्या हो रहा है, कम। एक्स क्या था हमारा, समय, ठीक है, और वाई क्या था हमारा, अधिगम, ये क्या था, अधिगम। अब यहां पर हम देखेंगे समय कितना है, 1 2 3 4, और अधिगम कितना है, 1 2, यानी इस तीन मात्रा वाले समय में अपेक्षित कितना था हमारा अधिगम, वो भी 3 था, लेकिन हुआ कितना, 2। ये हमने क्या करी, यूनिट मानी है, क्योंकि अधिगम की मात्रा और समय के अनुपात के लिए हमने केवल 1 2 3 से यूनिट को मानकर हम चल रहे हैं। तो समय की यूनिट कितनी लगी, 3, और अधिगम कितना हुआ, 2। तो इसका मतलब वृत्त जो हमारा जो वक्र है वो कैसा है, गिरता हुआ है। ये यूं नहीं है, ये कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ गिरता हुआ जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा है उन्नतोदर, यानी उन्नति करता हुआ, यानी इंक्रीजिंग, ठीक है, बढ़ता हुआ, है ना, इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ है, असेंडिंग भी हम इसको बोलते हैं कि बढ़ता हुआ है। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत इजी है, समझ गए होंगे अब तक आप। जैसे हमने समानोपलब्धि और नतोदर देखा, तो अब आप इसको भी समझ गए होंगे कि उन्नतोदर यानी उन्नति करता हुआ। एक्स हमारा क्या है बेटा, समय है, ठीक है, और वाई क्या है हमारा, अधिगम है, वाई हमारा अधिगम है। समय कम और अधिगम ज्यादा, ठीक है, समय 1 2 यूनिट और अधिगम कितना, 4 यूनिट। तो आप देखेंगे कि वक्र कैसा चल रहा है, उन्नति करता हुआ, उन्नत है, कम समय में अधिक सीखने की स्थिति बन रही है, तो इसको हमने क्या बोला, उन्नतोदर वक्र बोला। और एक और हमारा वक्र है जो अंतिम है, इसको मिश्रित बोलते हैं भाई। मिश्रित क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमने अभी देखे थे सारे, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं कहीं ना कहीं। प्रारंभ में क्या स्थिति बनती है इसमें, समय अधिक अधिगम कम, यानी प्रारंभ में क्या बनेगा, नत्तोदर वाला, कि समय तो लग रहा है अधिक, अधिगम हो रहा है कम। मध्य के अंदर समय कम लगेगा और अधिगम ज्यादा होगा, यानी उन्नति वाला बन जाएगा। और फिर अंत में वापस समय अधिक और अधिगम कम। और इसका शेप कैसा बनता है, एस वाला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एस शेप भी अधिगम बोलते हैं। देखिए यहां पर देखिए, प्रारंभ में क्या है, समय अधिक अधिगम कम, 1 2 यूनिट में अधिगम कितना हो रहा है, 1 यूनिट। बीच में क्या होगा भाई, समय कम और अधिगम अधिक। यहां से आप देखेंगे समय तो 1 यूनिट ही बढ़ा, लेकिन अधिगम कितना बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ गया, और समय कितना बढ़ा था, केवल 1 यूनिट। तो ये तेजी से ऊपर बढ़ा, और अंत में वापस क्या हो रहा है, वापस समय यहाँ पर ज़्यादा है, आप देखेंगे 4 और ये 5 पर चला गया, और यहाँ पर ये 4 पर ही आकर रुक गया। तो यह अवस्था अगर बनती है तो इसको हम एस शेप या मिश्रित वक्र बोलते हैं। और इसके अंदर हमारे प्रारंभ में अधिक समय, कम अधिगम, बीच में तेजी से चलता है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें कुछ इस वीडियो के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया।
और निश्चित रूप से ये सारी वो स्लाइड्स है जो डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछी गई है और पूछी जाएगी। तो आपको इन स्लाइड्स के माध्यम से कक्षा प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम निःशुल्क ये सब जानकारियाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप जुड़े रहें हमसे, और कक्षा मध्यम के इस कक्षा प्लस के इस प्लेटफॉर्म से हम समय समय पर आपको इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।